वक्त हो गया 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। सबसे पहले निगाह सुर्खियों पर। श्रेया बहुगुणा बताएंगी सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आए। दिल्ली की 22 साल की टीना डाबी पहले प्रयास में ही टॉपर। विकास भदौरिया बताएंगे उत्तराखंड विधानसभा में हरीश रावत ने बाजी मारी। कल सुप्रीम कोर्ट से आएगा औपचारिक नतीजा। निपुण सहगल बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में डीजल टैक्सी वालों को बड़ी राहत। पुरानी परमिट वाली टैक्सियां चलेंगी, लेकिन डीजल टैक्सी को नया परमिट नहीं मिलेगा। आसिफ कुरैशी बताएंगे बाबा इरफानी के पहले दर्शन। 2 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। दिल्ली की टीना डाबी बनी सिविल सर्विसेज की टॉपर। आज आए नतीजे। 22 साल की टीना दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। उन्हें अपनी पहली कोशिश में ही कामयाबी मिली। सिविल सर्विसेज की फाइनल लिस्ट में दूसरे नंबर पर दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतहर आमिर हैं। तीसरे नंबर पर दिल्ली के जसमीत सिंह संधू हैं। अब ये बहुत वेरी करता है। कभी 10 घंटे पढ़ा, कभी 8 घंटे पढ़ा, कभी 14 घंटे भी पढ़ा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जी एवरीडे पढ़ाई करी और 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करी मैंने। अतहर और जसमीत दोनों साल 2014 की सिविल सर्विसेज परीक्षा में भी कामयाब हुए थे, लेकिन वो अपनी रैंकिंग से खुश नहीं थे। सिविल सर्विसेज परीक्षा की टॉपर बनी टीना डाबी 12वीं की परीक्षा से ही लगातार अव्वल आती रही। जैसे ही सिविल सेवा परीक्षा के नतीजों का ऐलान हुआ, 22 साल की टीना और उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में टीना ने राजनीति विज्ञान में 100% अंक हासिल किए। दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से टीना ने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया। बीए में भी टीना ने कॉलेज में टॉप किया। अपनी सफलता को लेकर टीना का कहना है कि उसने 12वीं से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी और इसी का नतीजा है कि उसे सफलता मिली। क्लास 11 से ही बहुत फोकस रखा, इस एग्जाम की तरफ गाइड करते रहे, तो मैंने वही सब्जेक्ट्स लिए जो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए शायद मेरा बेस इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। लोगों का प्रेशर बहुत हुआ करता था यार, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सभी का, कि भाई तुमने साइंस क्यों नहीं दिलाया। मैंने कहा नहीं, जिसमें बच्ची को इंटरेस्ट है वही करना चाहिए। टीना ने आईएएस कैडर के लिए हरियाणा को पहली पसंद चुना है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में दूसरा स्थान हासिल करने वाले अतहर आमिर ने कहा, उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी। But I do not expect second rank, so this was ये काफी हद तक अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। अनंतनाग के छोटे से गांव देवीपुरा के रहने वाले अतहर पिछले साल भी सिविल सर्विसेज परीक्षा में कामयाब रहे थे, लेकिन कम रैंकिंग की वजह से उन्हें भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के लिए चुना गया था। लेकिन आईएएस बनने के जुनून में उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और कामयाब रहे। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में तेज अतहर हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी से बीटेक पास हैं। अतहर के मुताबिक उनकी कामयाबी से जम्मू कश्मीर के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। टीना डाबी, अतहर आमिर और जसमीत संधू जैसे नौजवानों पर देश गर्व कर रहा है। इन लोगों ने अपने और परिवार के सपनों को पूरा किया है। लेकिन आगे देखिए 17 साल की उस कृति की कहानी जो परिवार की उम्मीदों तले दबकर जिंदगी से हार गई। कोटा में 29 अप्रैल को खुदकुशी करने वाली छात्रा कृति का सुसाइड नोट आया सामने। एचआरडी मंत्री से कोटा के कोचिंग संस्थानों को बंद करने की अपील की। माँ और पापा, आप गुन्ना का ख्याल रखिएगा और उससे वैसा मत कीजिएगा जो मेरे साथ हुआ। उसे अपनी पसंद से पढ़ाई करने दीजिएगा। और आखिर में मैं भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्री से गुहार लगाना चाहती हूँ कि कोटा के इन कोचिंग संस्थानों को जो लोगों को चूसते हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो बंद कराएं। कृति ने आईआईटी की परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन वो अपनी रैंक से खुश नहीं थी। अच्छी रैंक बनाए रखने के दबाव की वजह से कृति ने खुदकुशी कर ली। देश में मेडिकल की संयुक्त प्रवेश परीक्षा नीट क्षेत्रीय भाषाओं में होगी या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि वो इस बात को स्पष्ट करे। केंद्र सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 7 क्षेत्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, असमिया, बांग्ला और उर्दू में नीट की परीक्षा कराए जाने की मांग की है। नीट का पहला चरण 1 मई को हो चुका है, दूसरा चरण 24 जुलाई को होना है। राजस्थान की वसुंधरा सरकार पर स्कूली सिलेबस के भगवाकरण का आरोप।
8वीं क्लास की किताब से पंडित नेहरू का नाम हटाने और 5वीं क्लास में गाय को कामधेनु बताने वाला अध्याय जोड़ने पर राजस्थान कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। उनके योगदान को नकारने की जो साजिश है, ये आरएसएस का बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। नेहरू जी का नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश जो वो कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी और पूरा देश विरोध कर रहा है। कांग्रेस की आपत्ति कक्षा 8 की संस्कृत की किताब में जोड़े गए पाठ स्वच्छ भारतम पर भी है, जिसमें कहा गया है पीएम मोदी के चमत्कार से पूरा देश साफ सफाई में जुटा। उत्तराखंड विधानसभा में हुए बहुमत परीक्षण में कांग्रेस ने जीत का दावा किया। कल सुप्रीम कोर्ट में होगा औपचारिक रूप से नतीजों का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाया गया और इस दौरान हरीश रावत सरकार का बहुमत परीक्षण हुआ। कांग्रेस ने दावा किया है कि हरीश रावत के पक्ष में 33 वोट पड़े हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 32 वोट से ज्यादा है, जबकि बीजेपी विधायक गणेश जोशी के मुताबिक 28 विधायकों ने बीजेपी का साथ दिया। खबर है कि कांग्रेस विधायक रेखा आर्य ने भी ऐन वक्त पर बगावत करते हुए बीजेपी के लिए वोट किया। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह रही कि बीएसपी के 2 विधायकों के अलावा तीनों निर्दलीयों ने हरीश रावत का साथ दिया। बहुमत परीक्षण के नतीजे को औपचारिक रूप से सीलबंद लिफाफे में बंद करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है, जिसका ऐलान कल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश धरी की धरी रह गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उत्तराखंड के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बड़े बड़े दावों के बावजूद बीजेपी को नहीं मिल पाया पूरा समर्थन। उत्तराखंड में राजनीतिक संकट मार्च में तब शुरू हुआ जब कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए और हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई थी। मौका देख बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जुगत लगानी शुरू कर दी। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने बहुमत परीक्षण के आदेश दिए, लेकिन बहुमत परीक्षण से पहले केंद्र की बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार विधानसभा में स्थिति जानने के लिए विधायकों का मत जाना। सूत्रों के मुताबिक मत परीक्षण के हिसाब से कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनना तय है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस राजनीतिक उथल-पुथल से बीजेपी की स्थिति कमजोर हुई है। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 फुटा ब्रेक में। यहां से पहले इन 3 बड़ी खबरों पर हमने निगाह डाली थी। दिल्ली की टीना सिविल सर्विसेज में टॉपर। उत्तराखंड में कांग्रेस ने जीत का दावा किया। स्कूली सिलेबस पर घिरी वसुंधरा सरकार। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। मॉरिशस के रास्ते भारत का पैसा भारत में लाने पर लगाम लगेगी। भारत और मॉरिशस ने नए टैक्स समझौते पर साइन किए हैं। इसके तहत मॉरिशस में रजिस्टर्ड निवेशक 1 अप्रैल 2017 के बाद भारतीय कंपनी में शेयर खरीद कर बेचते हैं तो मुनाफे पर मौजूदा दर के आधे के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अप्रैल 2019 से शेयरों की बिक्री से हुए मुनाफे पर टैक्स की पूरी दर लगेगी। अभी की व्यवस्था में दोनों देशों में जहां टैक्स की दर कम है, वहीं के हिसाब से टैक्स देना होता है। भारत में टैक्स की दर 10% और मॉरिशस में 0 है, लिहाजा मॉरिशस के रास्ते आए निवेशक को टैक्स नहीं देना होता। अब तक मॉरिशस के रास्ते सबसे ज्यादा विदेशी निवेश भारत में आता था। माना जाता है कि भारत से ही काला धन मॉरिशस की कंपनियों के जरिए भारत में लगाया जाता रहा है। नए टैक्स समझौते का असर कल शेयर बाजार में बिकवाली के रूप में दिख सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पेश होने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी लगाई मुहर, कहा सभी दस्तावेज सही। दिल्ली विश्वविद्यालय के मुताबिक प्रधानमंत्री की डिग्री और मार्कशीट के तमाम दस्तावेज बिल्कुल सही हैं। एनरोलमेंट फॉर्म पर नरेंद्र मोदी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी मौजूद है। सभी दस्तावेजों को वीसी के दफ्तर में रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाया था। सोमवार को बीजेपी ने प्रधानमंत्री की डिग्रियां पेश करते हुए केजरीवाल से देश से माफी मांगने को कहा था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सोनिया को ताड़का और राहुल को बुद्धू कहकर केजरीवाल पर किया कटाक्ष। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके कहा, ये चौंकाने वाला है कि मोहम्मद बिन तुगलक केजरीवाल ने कभी ताड़का सोनिया पर साबित हो चुके मामलों और बुद्धू राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दावों का मामला नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी के पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए जाने के बाद कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पीएम मोदी की दोनों डिग्रियां पेश की थी।
उज्जैन के सिंहस्थ महाकुंभ में दलितों के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का स्नान और भोज के कार्यक्रम में भारी रद्दोबदल। अखाड़ा परिषद और शंकराचार्य ने किया था विरोध। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 11 मई को आयोजित किए जाने वाले दलित महाकुंभ में दलित संतों के साथ शोभा यात्रा, रामघाट पर स्नान और उनके साथ भोज करने वाले थे। अखाड़ा परिषद ने इस बात पर बीजेपी पर जाति के नाम बांटने का आरोप लगाया है। विवाद न बढ़े इसलिए बीजेपी ने अब इस कार्यक्रम में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए हैं। उज्जैन में फिलहाल सिंहस्थ महाकुंभ चल रहा है जो 21 मई को खत्म होगा। उत्तराखंड विधानसभा के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका। बीएसपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस का समर्थन किया। बीजेपी ने बीएसपी के 2 विधायकों पर डोरे डालने के लिए हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बिना मांगे बीएसपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन आज विश्वास मत के दौरान न सिर्फ बीएसपी विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाले, बल्कि बीएसपी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सविता चौधरी को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। असल में बीजेपी से दूरी बनाकर मायावती यूपी चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहती हैं कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। औरंगजेब रोड के बाद दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलने की मांग उठी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मांग, महाराणा प्रताप रोड रखा जाए नाम। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर अंबाला में हुए कार्यक्रम में मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के सामने ये मांग रखी। अकबर ग्रेट नहीं है, महाराणा प्रताप जी ग्रेट है। पिछले दिनों दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखे जाने पर विवाद हो चुका है। विपक्ष इसे काम की बजाय नाम की राजनीति करार दे रहा है। सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों से लोगों के बीच 7 रातें और 14 दिन गुजारने के लिए कहा है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में आज पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों और सांसदों से कहा कि संसद के मौजूदा सत्र के बाद वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाएं और सरकार के कामकाज पर जनता की राय लें। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी इस बात से चिंतित हैं कि विवादों पर बहस ज्यादा हो रही, सरकार के काम का प्रचार नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों को बंद करने के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के तहत रजिस्टर्ड डीजल टैक्सियां फिलहाल दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट यानी लोकल सर्विस दे सकेंगी, लेकिन अपने परमिट की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें दिल्ली की सड़कों से हटना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीपीओ उद्योग को नियंत्रित करने वाली संस्था नेस्कॉम से कहा है कि उनके यहां भी फिलहाल डीजल कैब चल सकती हैं जो कि कर्मचारियों को लाने ले जाने का काम करती हैं, लेकिन भविष्य में जब भी टैक्सी सर्विस देने वाले कॉन्ट्रैक्टर से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो, उसके बाद वो सीएनजी की गाड़ियों पर ही अपने कर्मचारियों को लाने ले जाने की सेवा शुरू कराएं। आप देख रहे हैं 24 घंटे 24 रिपोर्टर। ब्रेक में आज से पहले इन 3 बड़ी खबरों पर हमने निगाह डाली थी। मॉरिशस के रास्ते निवेश पर 2017 से टैक्स, प्रधानमंत्री की डिग्री पर डीयू ने लगाई मोहर और दिल्ली की डीजल टैक्सियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। और आइए अब रुख करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर का। बिहार के गया हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव गिरफ्तार। एबीपी न्यूज से रॉकी ने कहा हत्या के वक्त दिल्ली में था। पुलिस का दावा, उसने गुनाह कबूल किया। बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई। कोई छिपने की कहीं कोई बात नहीं थे, हम दिल्ली में थे। गोली मारी ही नहीं है, गोली एकदम नहीं मारी है। जेडीयू के एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी पर गया में पाइप कारोबारी के बेटे आदित्य की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर स्कूल में रखते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि गुड़गांव के डे केयर स्कूल में लापरवाही की वजह से एक बच्चे का अंगूठा कट गया। ये है 3 साल की मारिया। मारिया गुड़गांव के सेक्टर 56 इलाके में चेरुब एंजल्स डे केयर में पढ़ती है। क्योंकि मारिया के पिता लंदन में रहते हैं और माँ शिवानी गुड़गांव के साइबर हब में नौकरी करती है, इसलिए मारिया को डे केयर में रखना पड़ता है। 28 अप्रैल को मारिया का अंगूठा डे केयर के स्कूल के दरवाजे में आकर कट गया।
मारिया के अंगूठे की 2 बार सर्जरी हो चुकी है। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ये वारदात हुई सोमवार शाम 5:30 के करीब। देखिए कैसे कुछ हथियारबंद लोग कपड़े की फैक्ट्री में घुसे और फैक्ट्री के मालिक और उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी। फैक्ट्री मालिक के बेटे का कहना है कि उनके सामने वाली फैक्ट्री का गंदा पानी गली में आता था, जिसका ऐतराज उन्होंने किया। इसी वजह से फैक्ट्री पर हमला किया गया है। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर का इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए कुर्सी छोड़ी। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई में सुधार के लिए जस्टिस लोधा कमेटी की सिफारिशों से शशांक मनोहर दबाव में थे। उन्होंने आईसीसी चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया है। शशांक के इस्तीफे को आईसीसी के नए नियम के लिहाज से भी देखा जा रहा है, जिसके मुताबिक किसी बोर्ड का सदस्य रहते हुए कोई शख्स आईसीसी चेयरमैन नहीं बन सकता है। इस्तीफे के बाद वो स्वतंत्र रूप से आईसीसी का चुनाव लड़ सकेंगे। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के लिए अनुराग ठाकुर, शरद पवार और अजय शिर्के का नाम चर्चा में चल रहा है। भारत में लॉन्च हुआ लेनोवो Z1 स्मार्टफोन। लेनोवो Z1 में 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन है, 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 18 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। मेटल फ्रेम के साथ 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी है। लेनोवो Z1 में 4100 mAh की दमदार बैटरी भी है। लेनोवो Z1 स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर है और ये 2 कलर्स व्हाइट और ग्रे में मिलेगा। इस साल 2 जुलाई से बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन हम आज आपको करा रहे हैं बाबा बर्फानी के पहले दर्शन। ये है पवित्र अमरनाथ गुफा के बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें। आज पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली टीम ने पवित्र गुफा का दौरा किया। शिव भक्तों के लिए खुशी की बात यह है कि इस बार बर्फ से बना शिवलिंग पूरे आकार में है। यात्रा के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही, मगर इन 3 बड़ी खबरों पर हमारी निगाह लगातार बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा उत्तराखंड के नतीजों का ऐलान। केजी बेसिन पर कैग की रिपोर्ट पर क्या हंगामा होगा? कॉल ड्रॉप की जवाबदेही पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है एबीपी न्यूज पर।